राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 53। लेक्चर नंबर 52 में हमने भाई टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के न्यूमेरिकल सोल्व किए थे भाई, जो हमारे पास सिंपली एक इक्वेशन की फॉर्म में होते थे। आज भी हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे, लेकिन जो आज हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। लास्ट वीडियो में हमारे पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर्म में होता था, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। और इस मैट्रिक्स फॉर्म को सोल्व करके हम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास देखो भाई, कंसीडर टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। टोटल हैमिल्टोनियन किसके फॉर्म में दे रखा है, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर टोटल हैमिल्टोनियन में क्या क्या आ गया, मेन हैमिल्टोनियन भी आ गया और परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी आ गया। ठीक है, तो एच बराबर दे रखा है E1 अपसाइला अपसाइला E2, जहाँ पे हमारे पास जो अपसाइलन है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब हमारे पास जो परटर्ब्ड पार्ट है वो अपसाइलन की फॉर्म में मिलेगा। एक बोल रखा है भाई कि फाइंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी को हमें निकालना है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि यहाँ पे हमें परटर्बेशन थ्योरी का यूज नहीं करना है, विदाउट परटर्बेशन थ्योरी को यूज के निकालो। फिर फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी, यहाँ पर परटर्बेशन थ्योरी का यूज होगा। फाइंड फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन वेव फंक्शन, यहाँ पर भी परटर्बेशन थ्योरी का यूज होगा। तो फाइंड एग्जैक्ट, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर भी जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको सिंपली सोल्व करते जाना है। सिंपली सोल्व कैसे, इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। इस मैट्रिक्स की हम क्या निकाल देंगे, आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर देखो भाई, H बराबर दे रखा है E1 अपसाइला अपसाइलन E2। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड ऑफ H माइनस का लैम्डा I बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू पुट करो, माइनस का लैम्डा I की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, E1 माइनस का लैम्डा अपसाइलन अपसाइलन E2 माइनस का लैम्डा का मोड बराबर है 0 हो गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो, सीधी सी बात है। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, क्या जाएगा, E1 E2 माइनस E1 लैम्डा माइनस का लैम्डा E2 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर है 0 हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करो भाई, देखो इसको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा, लैम्डा कहाँ से कॉमन आ रहा है, वहाँ से कॉमन उठा लो। यहाँ से देखो लैम्डा कॉमन आ रहा है तो माइनस का लैम्डा E1 प्लस E2 हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बच गई, प्लस E1 E2 और माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर, ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म बच गई, बराबर है 0। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4AC डिवाइड बाई 2A हो गया। यहाँ पर बी हमारे पास क्या है भाई, E1 प्लस E2 है, और ए हमारे पास क्या होता है, लैम्डा का जो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, और हमारे पास जो सी होता है वो क्या होता है भाई, ये होती है। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू को पुट किया। सब वैल्यू को पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो E1 प्लस E2, यहाँ से देखो माइनस का भी है तो E1 प्लस E2 प्लस माइनस अंडर द रूट E1 प्लस E2 का स्क्वायर माइनस का 4E1 E2 माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पर देखो भाई 4AC है तो ए की वैल्यू तो 1 है, तो सी क्या है, 4 इंटू में है, ये 4 इंटू में E1 E2 माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर क्या है, ये 4 के इंटू में है सारा। ये आप देख भी सकते हो, बिल्कुल ईजी होता है। तो यहाँ पे E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है हमारे पास, इसको हमने ओपन कर दिया है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 हो गया। ये हमारे पास हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्म आ जाएगी, डिवाइड में 2 चल ही रहा है। यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 E1 E2 आएगा, और फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 एप्सिलॉन स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 है, प्लस माइनस यहाँ से हमने E1 माइनस E2 अब कॉमन निकाल लिया भाई, कॉमन निकालेंगे तो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 2 है, अंडर द रूट क्या बच जाएगा, 1 प्लस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इसको भी सोल्व कर देंगे। देखो हमने क्या किया भाई, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 है, प्लस माइनस E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर द रूट था तो 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो 1/2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने ऐसे ही किया। और हमारे पास जो हायर टर्म है वो हमने क्या कर दिया भाई, नेग्लेक्ट कर दिया ये टर्म, क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा बराबर क्या आ गया, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर
अपॉन में 4 E1 माइनस E2 हो गया। हमने इसकी क्या की, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस चल ही रहा है। अब देखो हमारे पास एक तो टर्म प्लस वाली बनेगी भाई, ये तो प्लस की फॉर्म में लिखा ही जाएगा। एक बार इसको भी प्लस लिख लेंगे, इसको भी प्लस लिख लेंगे। एक हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में बनेगी, मतलब एक बार इसको नेगेटिव लिख लेंगे, इसको नेगेटिव लिख लेंगे, तो हमें 2 एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेंगे। तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2। हमने इसको भी प्लस लिख लिया, इसको भी प्लस लिख लिया। ठीक है, तो अब इनको क्या कर देते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, E1 बाई 2 प्लस E2 बाई 2 प्लस E1 बाई 2 माइनस का E2 बाई 2, प्लस में ये है ही हमारे पास। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ये टर्म कैंसिल थी तो कैंसिल कर दी। E1 बाई 2 प्लस E1 बाई 2 क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो लैम्डा 1 बराबर क्या हो गया, E1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में E1 माइनस E2 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई मैंने क्या लिख रखा है, इसको जीरोथ ऑर्डर लिख रखा है, इसको मैंने सेकंड ऑर्डर लिख रखा है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये जीरोथ ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर? देखो मैं बताता हूँ। जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है भाई, जो एप्सिलॉन की पावर 0 होती है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरोथ ऑर्डर होगा। एप्सिलॉन की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। एप्सिलॉन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है। अल्फा क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो थर्ड ऑर्डर होता है। ये इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो एप्सिलॉन की पावर 0 का कोफिशिएंट है, एप्सिलॉन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन एप्सिलॉन की पावर 1 का कोफिशिएंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली लैम्डा 2 क्या हो जाएगा भाई, अब की बार हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। जब सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस का E2 आ गया, विच इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। ये हो गया एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू बोलते हैं। अगर आपको मतलब डायरेक्ट सोल्व करने के लिए कहिए तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, उस जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी होती है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर दो, वही उसकी क्या होगी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये तो हमने भाई यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी का यूज नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके हम निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जीरोथ ऑर्डर यही आ रहा है क्या, सेकंड ऑर्डर यही आ रहा है क्या, फर्स्ट ऑर्डर यही आ रहा है क्या। ठीक है, वो चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, हम अब की बार क्या करेंगे, परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। तो H बराबर दे रखा है E1 एप्सिलॉन E2, ये हो गया। दिस कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने अलग अलग मैट्रिक्स कर ली, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, मेन हैमिल्टोनियन हो गया, ये क्या हो गया, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन हो गया। क्योंकि हमें सीधी सी बात है, परटर्बेशन थ्योरी का यूज कर रहे थे तो हमें परटर्ब्ड पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो हमने इनको क्या किया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हो भाई। आप इसको एक या तो लिख सकते हो H बराबर हो जाएगा H0 प्लस HP। ठीक है, H0 ये हो गया, HP ये हो गया। या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, H बराबर हो जाएगा H0 प्लस एप्सिलॉन HP। यहाँ पर बट HP क्या होगा, 0110 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन HP यूज करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0110। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे HP लिखते हो तो आपको जो HP के अंदर ही एप्सिलॉन काउंट करना होगा, या आप एप्सिलॉन यहाँ से कॉमन आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो H0 क्या हो गया, मेन हैमिल्टोनियन हो गया, जो कि हमें नॉन सॉल्यूशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्यूशन को हम जानते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं, जीरोथ ऑर्डर होते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ से हमें वेव फंक्शन मिलेगा वो जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन होते हैं, वहाँ से हमें जो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है वो जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। और HP क्या है, परटर्ब्ड ऑफ हैमिल्टोनियन है। ठीक है, तो जीरोथ ऑर्डर में देखो, जीरोथ ऑर्डर को सोल्व करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, नॉन सॉल्यूशन है। H0 दे रखा है, हाँ जीरोथ ऑर्डर हमेशा मेन हैमिल्टोनियन से सॉल्व होता है भाई, ऑलवेज मेन हैमिल्टोनियन से ही जीरोथ ऑर्डर सॉल्व होगा। तो H0 बराबर क्या हो गया भाई, E1 0 0 E2 हो गया। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है भाई। तो हमें सीधी सी बात है, एक तो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है और एक हमें इसके क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर निकालने हैं। जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी, और जो हमारे पास इसका जो आइगन स्टेट आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन हो जाएगा। तो E1 0 0 E2 डायगोनल मैट्रिक्स की जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो उसके डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। तो इसके जो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 E2 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको लैम्डा क्या मिलेगा, E1 E2 ही मिलेगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू होती हैं। ये मैंने लिख भी रखा, ओके। और उसके आइगन स्टेट ऑलवेज क्या होंगे, 1 0 0 1 होते हैं।
तो E1 0 हमारे पास E1 आ गया और E2 0 हमारे पास क्या हो गया, E2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो हमने रिप्रेजेंट कर दिया जीरोथ ऑर्डर से। तो E1 0 क्या हो गया, E1 हो गया, E2 0 क्या हो गया, E2 हो गया हमारे पास, क्योंकि 2 आई है तो हमने 2 हमारे पास ऑर्डर बना दी, जीरोथ ऑर्डर E1, जीरोथ ऑर्डर E2। ठीक है, फिर अभी हमारे पास आइगन स्टेट और बेसिस वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू E1 एंड E2 आइगन वैल्यू। ठीक है, हमारे पास आइगन स्टेट देखो भाई, मैंने बताया था जो आइगन स्टेट होते हैं ऑलवेज 1 0 0 1 होते हैं, किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती तो 1 0 0 0 0, फिर यहाँ पे हो जाता 0 1 0 0 0 1, ऐसे हो जाती। अगर ऐसी 4x4 मैट्रिक्स होती तो लिखते 1 0 0 0, फिर लिखते 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 ऐसे लिख देंगे। ऑलवेज हमारे पास से ये जो कॉलम फॉर्म होती है, कॉलम फॉर्म को ऑलवेज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कैट की फॉर्म में लिखते हैं। और जो हमारे पास रो फॉर्म होती है, रो फॉर्म को ऑलवेज किसकी फॉर्म में लिखते हैं, ब्रा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, कैट की फॉर्म में लिख लिया। साई 1 जो जीरोथ ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और साई 2 जीरोथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर होता चल रहा है। ठीक है, फिर देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे, सिंपल वही प्रोसेस होता है भाई। क्या हो जाएगा, ये हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच पी निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, पहली जो दे रखी है ब्रा फॉर्म दे रखी है, ये कैट फॉर्म दे रखी है, और बीच में क्या है, हैमिल्टोनियन है, मतलब परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एच पी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम साई 1 0 को पुट करेंगे। ये साई 1 0 हमारे पास देखो, ये साई 1 0 रो फॉर्म में है, ये साई 1 0 किस में है, कॉलम फॉर्म में है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करके सोल्व कर देंगे। अब बिल्कुल सिंपल छोटा सा और रह गया, देखो हमने वह सारी वैल्यू पुट कर दी भाई। ठीक है, जब हम सारी वैल्यू पुट करके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E11 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई आप लोग 12th 10th इन क्लासेस में सीख लेते हो, और ये जो हमारे पास टॉपिक है ये MSc का है। ठीक है, तो आई होप मल्टीप्लाई आपको आती होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख रखा है, चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर 0 ही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में चेक भी किया होगा आप लोगों ने। सिमिलरली E21 मतलब हमारे पास अब की बार हम साइड 2 का यूज़ करेंगे। अब तक हमने साइड 1 का यूज़ किया था, अब हम क्या करेंगे, साइड 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 वेव फंक्शन है। तो साइड 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ये हमने क्या किया, ब्रा फॉर्म को पुट कर दिया जो कि रो फॉर्म में होती है ऑलवेज, और ये हमने क्या किया, कैट फॉर्म को पुट कर दिया जो ऑलवेज कॉलम फॉर्म में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो भाई, फिर मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है वो क्या हो गया, 0 आ गया। ओके, फिर हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी का क्या जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है भाई। ठीक है, समेशन ऑफ m बराबर नहीं होता n के। हमारे पास यहाँ पे फिर ऊपर नोमिनेटर में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच पी होता है, मतलब यहाँ पे स्टेट अलग होती है। साई m 0 ऑर्डर यहाँ पे होता है, साई n 0 होता है, यहाँ पे m होता है, यहाँ पे n होता है, और उसका क्या हो, मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई EN0 माइनस का EM0 होता है। यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे पहले m आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में पहले n आ रहा है, और सेकंड बात रिमेंबर क्या करनी है, m बराबर नहीं होता n की। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई हम क्या करेंगे, अब हमारे पास n की 2 वैल्यू है भाई, 1 और 2, क्योंकि हमने पता किया जीरोथ ऑर्डर में हमने क्या निकाला है, E1 0 और E2 0 निकाल रखा है। तो हमारे पास क्या होती है, n की यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है। तो एक बार हम लेंगे फॉर n बराबर है 1 के लिए, जहाँ जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पे n था हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्म आ जाती है। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेट है भाई। ठीक है, एक स्टेट हमारे पास क्या है भाई, 1, और एक क्या है, 2 है, और m बराबर 1 के हो नहीं सकता। सिर्फ हमारे पास 2 स्टेट है, उनमें भी m बराबर 1 के नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर m बराबर 1 के नहीं है तो m बराबर किसके होगा, 2 के होगा, क्योंकि है ही हमारे पास 2 स्टेट। तो m बराबर 1 के नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, m बराबर किसके होगा, 2 के होगा। तो अब जहाँ जहाँ पे भी आपको m दिख रहा हुआ वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम 2 पुट करेंगे। देखो, तो हमने क्या किया भाई, 2 पुट कर दिया। अब सारी वैल्यू हमें पता है भाई कि कौन सी वैल्यू क्या है। साई 2 0 ये था, एच पी की वैल्यू ये थी, साई 1 0 की वैल्यू ये थी, सब पता है। मोड का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई E1 0 की वैल्यू E1 थी, E2 0 की वैल्यू E2 थी। ठीक है, सोल्व करना है,
सिंपली मल्टीप्लाई सोल्व करो, ठीक है। मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्म मिल जाएगी 0 प्लस एप्सिलॉन का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस का E2। तो आपको क्या मिल गया, जो सेकंड ऑर्डर है जो हमारे पास E12 बराबर क्या मिल गया, एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस E2 मिल गया, ठीक है। ये हमने किसके लिए सोल्व किया था, n बराबर 1 के लिए सोल्व किया था। अब हम किसके लिए सोल्व करेंगे, n बराबर 2 के लिए सोल्व करेंगे। तो सिंपली देखो सेकंड ऑर्डर 2 के लिए E22 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, अब की बार n जहाँ पर भी दिखे वहाँ पे 2 पुट कर दोगे, ठीक है। n की जगह पे 2 पुट कर देंगे और रिमेंबर m बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2 के। अब देर आर ओनली 2 स्टेट, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेट है और m बराबर 2 के हो नहीं सकता, तो m बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो m बराबर हमने क्या किया, 1 को पुट कर दिया। तो E22 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, देखो हमारे पास जहाँ जहाँ पर आपको m दिखे अब वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो हमने जहाँ पर m दिख रहा था वहाँ पे क्या किया, 1 पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन में जितनी भी वैल्यू सारी हमें पता है, psi10 हमारे पास बड़ा फॉर्म में हमें पता है, psi20 हमें कैट फॉर्म में भी पता है, E20 की वैल्यू पता है, E10 की वैल्यू पता है। सारी की सारी वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। जब सारी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E2 माइनस E1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, E22 को हम क्या आया था हमें, एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E2 माइनस E1 आया था। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से माइनस को हम निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस का E2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास अब 2 फॉर्म बन रही हैं, एक n बराबर 1 के लिए बन रही है और एक n बराबर है 2 के लिए बन रही है। तो n बराबर 1 के लिए देखो जो टोटल एनर्जी है, अब हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकाल लिया है भाई, अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी। वो भी क्यों, ताकि हम क्या कर सके, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो आया था ना उसे मैच करके देख सके कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट n बराबर 1 के लिए देखो E1 डैश देखो बराबर क्या हो जाएगा, 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। हमारा जो 0th ऑर्डर है वो कितना है भाई, E1 था, फर्स्ट ऑर्डर है वो 0 था और सेकंड ऑर्डर ये क्या था, एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन में E1 माइनस का E2। जो हमारे पास E12 देखना भाई, ये क्या है, E22 है। तो हमारे पास जो E1 डैश है वो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो n बराबर 2 के लिए देखो E20, E21, E22, ठीक है। E20 किसके बराबर, E2 के। फर्स्ट ऑर्डर किसके बराबर है, 0 के। और E22 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, क्या था, एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू में माइनस का 1 अपॉन में E1 माइनस E2। तो ये फॉर्म आ गया, ठीक है। और ये मैंने स्टार्टिंग में एक बात और बताई थी भाई, अगर आप जो आपका HP है वो लेते हो 0110, ठीक है, तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इस फॉर्म में होती है, E1 डैश बराबर हो जाएगा E10, मल्टीप्लाई करते चलना पड़ेगा आपको, एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन क्यूब। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपको एप्सिलॉन की पावर 0 होती है वो फर्स्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। एप्सिलॉन का जो कोफिशिएंट होता है वो एप्सिलॉन की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होता है वो 0th ऑर्डर होता है। एप्सिलॉन का जो कोफिशिएंट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। एप्सिलॉन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है। एप्सिलॉन क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो थर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, अगर आप डायरेक्ट एप्सिलॉन को अंदर ही लेके चल रहे हो, अगर आप मान लो HP की जगह पे सिर्फ ये लेते तो आखिरी में आपको आके एप्सिलॉन से एप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर आप एप्सिलॉन को अंदर ही लेके चल रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख दो E10 प्लस E11 E12, ठीक है, सिंपल ऐसे लिख दो। तो भाई आप ये चेक कर सकते हो विच इज सेम एज एग्जैक्ट एनर्जी एक्सप्रेशन, आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो एनर्जी आई थी हमारे पास बिल्कुल सेम वैसी ही है, ठीक है। यही फॉर्म हमारे पास वहाँ पे आई थी, वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा 0th ऑर्डर है, ओके। अब हमें निकालना फाइंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन है, बिल्कुल जैसे हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकाला है ना भाई, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। वहाँ पर बस यहाँ पे स्क्वायर होता था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली हमारे पास क्या है, sin(n)(1)। देखो हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, n बराबर 1 और n बराबर 2, दो फॉर्म निकलेंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, sin(n)(1) क्या हो जाएगा हमारे पास। अब वेव फंक्शन निकालना, वेव फंक्शन हम ऑलवेज किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास कॉलम फॉर्म मतलब कैट की फॉर्म, ठीक है, तो कैट फॉर्म में लिखेंगे sin(n)(1), ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m बराबर नहीं है n के, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है psi(m)(0), ठीक है, कैट फॉर्म ऑफ psi(m)(0) की मल्टीप्लाई करनी है, ये रिमेंबर रखना है अभी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास देखो n बराबर 1 के लिए, अब जहाँ जहाँ पर आपको n बराबर 1 दिख रहा है वहाँ पे आप n दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दो। हमने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो m बराबर नहीं है किसके, 1 के। अब वही बात फिर है, देयर आर ओनली 2 स्टेट है, एक m बराबर 1 है। अगर हमारे पास m बराबर 1 के नहीं है तो सिंपली सी बात है m बराबर किसके होगा, 2 के होगा। तो m जहाँ जहाँ पे आपको m दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करो, 2 पुट कर दो। तो हमने जहाँ जहाँ पर हमारा m था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। सारी वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ पुट करनी है। साई 2 0 पता है, साई 1 0 पता है, साई 2 0 पता है। सारी वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे पुट कर दी। इसको हम आखिरी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको पुट करके इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा भाई, ठीक है। 0 1 0 एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने अब की बार इसकी वैल्यू अभी पुट नहीं की है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब हमने इसको भी सोल्व कर लिया तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0 1, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके लिए था भाई, n बराबर है 1 के लिए था। अब हम निकाल देंगे n बराबर 2 के लिए, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो हमारे पास देखो हमारे पास साई 2 1, ठीक है। n बराबर 2 के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपको n दिखता था वहाँ पे आप 2 पुट करो। यहाँ पे n बराबर 2 पुट किया, यहाँ पे n बराबर 2 पुट किया। अब देखो m बराबर 2 के नहीं है तो इसका मतलब m बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको m दिख रहा हुआ वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सारी वैल्यू आपको पता है भाई, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पुट करके सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा आपको एप्सिलॉन डिवाइड बाई E2 माइनस का E1 हमारे पास इनटू में क्या मिल जाएगा, कैट फॉर्म ऑफ साई 1 0 मिल जाएगा। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास कैट फॉर्म है वो मिल जाएगी। तो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, 0th ऑर्डर। ये 0 क्या रिप्रेजेंट करिए, 0th ऑर्डर। तो हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, 1 0 को पुट कर दिया। 1 0 को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्शन इन वेव फंक्शन क्या मिल जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन डिवाइड बाई E1 माइनस E2 कॉलम फॉर्म ऑफ E1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें मिल गया वेव फंक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर भाई हमने टाइम इंडिपेंडेंट जो नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी को पढ़ा भाई। मतलब नॉन डिजनरेट हमारे पास मतलब जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही थी अब तक वो डिफरेंट थी। अगर हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो सेम आ जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, उसको सोल्व किया जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके। टाइम इंडिपेंडेंट डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।